हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू EWA। आप सभी का EWA में एक बार पुनः स्वागत है। तो चलिए आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में देखेंगे। अगर आपको भी नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में कोई कंफ्यूजन है तो उम्मीद है कि आज के वीडियो में आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, क्योंकि मैं लेके आया हूं आपके लिए एक धमाकेदार क्लास जिसमें आपको आज के बाद कभी भी नॉन फाइनाइट वर्ब को पहचानने में और उनका प्रयोग वाक्य में करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं इस टॉपिक को और देखते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। तो नॉन फाइनाइट को समझने के लिए हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे, जिसमें आपको जानना होगा कि वर्ब यानी वर्ब की कैटेगरी के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो वर्ब को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक को फाइनाइट वर्ब और दूसरे को नॉन फाइनाइट वर्ब। तो यहाँ पे देखेंगे फाइनाइट वर्ब क्या होता है। थोड़ा सा नाम हो सकता है आप इसको पहली बार सुन रहे हो या सुने भी हो, तो हम क्योंकि जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, वाक्य में प्रयोग करते हैं, तो इसको मुख्यतः हम मेन वर्ब मुख्य क्रिया के नाम से जानते हैं, लेकिन इनको हम फाइनाइट वर्ब के नाम से भी जानते हैं। यानी जो हमारे मेन वर्ब होते हैं उन्हीं को हम मेन वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, फाइनाइट वर्ब के नाम से जानते हैं, और दूसरे को हम नॉन फाइनाइट के वर्ब के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए फाइनाइट वर्ब क्या होता है। सबसे पहले यह जानना है कि यानी वे क्रियाएं जो वाक्य में कर्ता या टेंस के अनुसार अपने रूप में परिवर्तन कर लेती हैं उन्हें फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। तो यानी जो भी क्रियाएं क्या करती हैं, यानी किसी वाक्य के टेंस के अनुसार या कर्ता के अनुसार अपने रूप में परिवर्तन करती हैं, वे सारी क्रियाएं क्या होती हैं, फाइनाइट वर्ब, मेन वर्ब या लेक्सिकल वर्ब होती हैं। दूसरा क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, तो इन्हें समझना है कि वे क्रियाएं जो यानी टेंस या कर्ता के अनुसार अपने रूप में कोई परिवर्तन नहीं करती हैं उन्हें हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब आपको क्लियर हो गया कि यानी यह क्रियाएं जो होती हैं वह कर्ता के अनुसार या टेंस के अनुसार अपने रूप में कोई परिवर्तन नहीं करती हैं। जिस रूप में इनको बनाया गया है वैसे ही हर कर्ता के साथ हर टेंस में प्रयुक्त की जाती हैं। तो अब हम देखेंगे कि जब कोई वाक्य लिखा जाता है तो उन वाक्य में कम से कम एक फाइनाइट और बाकी नॉन फाइनाइट वर्ब हो सकते हैं। यानी एक आपका फाइनाइट वर्ब होता है और एक या एक से अधिक नॉन फाइनाइट वर्ब का भी प्रयोग होता है। कभी कभी नॉन फाइनाइट अकेले भी आता है। तो ये ध्यान रखना है कि हम इसे कैसे पहचानेंगे। तो पहचानने के तरीके, बनाने के यानी ट्रांसलेट करने के तरीके, सारे तरीके आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताए जाएंगे इस टॉपिक के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब जो होते हैं आपको समझ में आ गया कि ऐसी क्रियाएं जो अपने रूप में परिवर्तन ना करें वही क्या कहलाती है, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। तो चलिए नॉन फाइनाइट वर्ब को तीन भागों में डिवाइड किया गया है और उन तीन भागों को हम देखते हैं कि वह तीन भाग कौन कौन से हैं या उनके तीन प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला प्रकार है आपका इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव जिसको इन्फिनेटिव वर्ब कहते हैं। दूसरा आपका है जिरंड। दूसरा आपका है जिरंड और तीसरा आपका है पार्टिसिपल। तीसरा आपका है पार्टिसिपल। तो देखिए इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल, तो इन तीनों को हम देखेंगे कि यह कैसे पहचाने जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसे हम हिंदी में किस नामों से जानते हैं, तो इन्फिनेटिव को किस नाम से जानते हैं, यानी इसे हम क्रियावाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। क्रियावाचक संज्ञा होता है यानी यह जो है यानी नाउन का कार्य करते हैं। यानी यह तो वैसे वर्ब होते हैं लेकिन यह जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो किस रूप में कार्य करते हैं, नाउन के रूप में कार्य करते हैं। तो सबसे पहले इन्फिनेटिव को देखेंगे, उसके बाद जिरंड को देखेंगे, फिर पार्टिसिपल को देखेंगे।
तो इन्फिनेटिव वर्ब में देखेंगे सबसे पहले इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव। देखिए इन्फिनेटिव में क्या होता है, यानी जो क्रिया होगी, यानी जो इन्फिनेटिव वर्ब होगा, क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में क्या आएगा, नानी आएंगी। कौन आएगा, ना नी ने आता है। तो ये ध्यान रखना है, क्रिया के अंत में क्या आता है, ना ने नी आता है। तो अब किसी वाक्य में आप जब देखेंगे ध्यान से, तो किसी वाक्य के में अगर कोई क्रिया है, क्रिया के अंत में क्या आ गया है, ना ने नी आ गया है, तो आप उसे देख के समझ जाएंगे कि यह क्या है, कि इन्फिनेटिव है। यही पहचान आपके जिरंड में भी मिलता है, ठीक है। यानी जिरंड के भी पहचान में क्या होता है, ना ने नी आता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप, ताकि आपको समझ में आ सके कि कैसे इन्फिनिटी को पहचानेंगे। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वह पढ़ने विद्यालय जाता है, वह पढ़ने विद्यालय जाता है। देखिए यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, तो इस क्रिया में क्या आ गया है, ने आ गया है, यानी ना ने नी, इन्हें यहाँ पे क्या आया, ने आया। तो यह क्रिया क्या होगी, यानी नाउन फाइनाइट के अंतर्गत आएगी। तो जब किसी वाक्य में, और यहाँ पे एक क्रिया है जाना, लेकिन ना ने नी की जगह पे ताते दिया गया है, तो ये आपका हो गया क्या, यह वर्ब हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब, और ये हो गया फाइनाइट वर्ब। तो यानी यह क्या हुआ, टेंस के अनुसार अपने रूप में परिवर्तन करेगा, और यह अपने रूप में परिवर्तन नहीं करेगा, यानी जिस रूप में इसको बनाया गया है उसी रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा। तो सबसे पहले हम यह ध्यान देंगे कि जो है इसको बनाने के रूल्स क्या है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा कि अब देखिए एक वाक्य में, यानी ये जो वाक्य है, इस वाक्य में एक से अधिक क्रिया, एक जाता यानी जाना और एक पढ़ने, तो दो दो क्रियाएं हैं। तो एक क्रिया में तातीती है, एक क्रिया में नानेनी है, यानी एक ही वाक्य में बिना किसी कंजक्शन से जुड़े एक से अधिक क्रियाएं जब आती हैं, तो उस केस में एक फाइनाइट और बाकी नॉन फाइनाइट होती हैं। तो यहाँ पे देखिए एक क्रिया नॉन फाइनाइट है और एक फाइनाइट है। तो यही पहचानना है आपको कि अगर क्रिया में ना ने नी दिया है, तो आप पहचान जाएंगे वो क्या है, इन्फिनेटिव या जिरंड होगा। तो पहले इन्फिनेटिव में ही देखेंगे हम। तो इन्फिनेटिव को बनाने का रूल क्या होता है, पहले ये जान लें, फिर वाक्य को कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा यह भी हम जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यानी इन्फिनेटिव को बनाने का रूल क्या है, यानी जिस क्रिया के अंत में ना ने नी, यानी इस क्रिया के अंत में क्या आएगा, ना ने नी आएगा, इसी क्रिया को, यानी यह वर्ब जब आप लिखेंगे, तो इस वर्ब से पहले आप क्या करेंगे, यानी टू का प्रयोग कर देंगे। तो यह बदल जाता है किसमें, यह बदल जाता है इन्फिनेटिव में। यह बदल जाता है इन्फिनेटिव। तो ये समझ में आ गया होगा कि अगर, यानी जिस क्रिया में ना ने नी आया है, जिस क्रिया में ना ने नी आया है, उसी क्रिया के पहले टू लगा देंगे, तो वह क्या बन जाएगा, इन्फिनेटिव बन जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए अब एग्जांपल लेते हैं और इसको देखेंगे। अब यहाँ पे आपने रूल्स देख लिए कि रूल क्या होता है इसका, यानी टू प्लस वन, ठीक है। यानी उस क्रिया से पहले क्या लगाना है, टू, जिसमें ना ने नी दिया हो। तो एग्जाम्पल देखते हैं कैसे इसको वाक्य में प्रयोग किया जाता है, कैसे इसको ट्रांसलेट किया जाता है, ये सारी चीजें। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वह चाय पीने दुकान
पर गया है, वह चाय पीने दुकान पर गया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप टेंस पहचान लेंगे, है हूं हो प्रेजेंट और क्रिया में आएगी तो परफेक्ट, यानी वह चाय पीने दुकान पर गया है, यह प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। ठीक है, तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए आप देखेंगे गया यानी जाना एक वर्ब है, यह भी एक वर्ब है, और पीने भी क्या है, वर्ब है। लेकिन इस वर्ब के यानी नॉन फाइनाइट वर्ब है, इस वर्ब के अंत में नानेनी है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट वाला वर्ब है। ठीक है, तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है उसी वाक्य के अंत में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पीने में, आपके पीने में नानेनी आया है। ठीक है, तो इसको हम जब भी लिखेंगे तो वाक्य के सबसे अंत में लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे ये तो आप समझ गए, कैसे पहचानेंगे। जिस क्रिया में नानेनी आया है तो ये हो गया आपका नॉन फाइनाइट, इसका कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, क्या, पीने, चाय। तो ये दोनों एक साथ वाक्य में प्रयोग होंगे और कहाँ पे लिखे जाएंगे, यानी लास्ट में, वाक्य के अंत में। तो वह दुकान पर गया है, सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही हैज गॉन। ठीक है, ही हैज गॉन टू। अब दुकान, तो यहाँ पे टी स्टॉल लिख सकते हैं, टी, क्योंकि चाय की दुकान होगी, टी स्टॉल। अब यहाँ पे चाय पीने, तो टू टेक टी। तो ये समझ में आ गया कि ही हैज गॉन टू टी स्टॉल टू टेक टी। तो यानी वो कहाँ गया है, यानी चाय की दुकान पर चाय पीने गया है। तो ही हैज गॉन, यहाँ पे आप पर है तो एट का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन को के अर्थ में, दुकान को गया है के अर्थ में टू का प्रयोग हो जाता है। तो ही हैज गॉन टू टी स्टॉल टू टेक टी। तो देखिए यहाँ पीने के लिए टेक का है, क्योंकि गर्म पेय पदार्थ को हम धीरे धीरे यानी करके पीते हैं, टेक करते हैं उसको, तो इसलिए यहाँ पे ड्रिंक न लिखे टेक लिखा गया, उससे पहले टू का प्रयोग किया गया है। तो ही हैज गॉन टू टी स्टॉल टू टेक टी। तो इस तरह से आप नॉन फाइनाइट को बना लेंगे। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। वह एक घोड़ा देखने बाजार जा रहा है। तो कह रहा हुआ एक घोड़ा देखने बाजार जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक क्रिया आपका यहाँ पे है जाना और एक देखने, इस क्रिया में नानेनी आ गया है, तो ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब यानी इन्फिनिटिव होगा। यहाँ पे क्या है, जा रहा मेन वर्ब होगा, तो ये हो गया आपका मेन वर्ब और ये हो गया नॉन फाइनाइट। ठीक है, तो अब देखिए क्या देखनी है, घोड़ा। अब घोड़ा के पहले आर्टिकल का प्रयोग है, तो एक घोड़ा। यहाँ पे देखेंगे यह क्या है, आपके नॉन फाइनाइट वाले वर्ब के पार्ट है, तो इनको अलग कर लीजिए। अलग करने के बाद अब मुख्य वाक्य को ट्रांसलेट कर लीजिए और ट्रांसलेट करने के बाद अंत में इनको जोड़ना है। तो सबसे पहले वह बाजार जा रहा है, तो यह आपको टेंस पढ़ चुके हैं आप लोग, है वो प्रेजेंट, रहा रही कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो सबसे पहले आप कर्ता लिखेंगे ही और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज। अब क्रिया है जाना, तो जाना गो और गो में आईएनजी जोड़ देंगे, क्योंकि इसमें आपको बताए थे कि इसमें क्रिया MB4 में यूज होती है, यानी वर्ब प्लस आईएनजी। ही इज गोइंग, अब कहाँ जा रहा है, टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट। अब देखिए देखने, देखना को क्या होता है, सी, और सी से पहले में क्या जोड़ देना है, टू, तो टू सी। अब ए, यहाँ पे देखेंगे एक घोड़ा है, तो अ हॉर्स, तो हो गया ही इज गोइंग टू मार्केट टू सी हॉर्स। तो यहाँ पे देखिए टू सी क्या हो गया, आपका नॉन फाइनाइट यानी इन्फिनिटिव हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी वाक्य में इन्हें यानी पहचान सकते हैं और ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो बस आपको ध्यान क्या रखना है कि क्रिया के अंत में नानेनी आता है, यानी जिस क्रिया में नानेनी आएगा आप समझ जाइएगा वह क्रिया क्या है,
नॉन फाइनाइट यानी इन्फिनेटिव वर्ब है। और इन्फिनेटिव बनाने का रूल आपको बता दिए कि उस क्रिया के पहले हमें केवल टू जोड़ देना होता है और इन्हें सामान्यतः वाक्य के अंत में बनाते हैं। जैसे यहाँ पे टू सी और हार्स लिखे हैं वाक्य के अंत में, तो ऐसे ही इनका प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत अब नहीं होना चाहिए। चलिए, तो अब इन्फिनेटिव के बाद हम आते हैं जिरंड पे। तो जिरंड क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। तो जिरंड में भी वही पहचान है जो इन्फिनेटिव का है। इन्फिनेटिव में जैसे आपके नानीनी आते हैं, जिरंड में भी आते हैं, बस दोनों के बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो हम एक दूसरे के बदले यूज कर लेते हैं। कभी कभी हम इन्फिनेटिव या जिरंड में से किसी एक को प्रयोग कर लेते हैं जो हमें अच्छा लगता है, यानी जो हम करना चाहें। लेकिन कोई रूल ऐसा कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि हम इन्फिनेटिव का ही प्रयोग करेंगे, जिरंड का प्रयोग नहीं करेंगे, और कहीं कहीं पे भी होता है कि केवल हम जिरंड का प्रयोग करेंगे, इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब चलिए हम जिरंड देखते हैं। जिरंड तो ये भी आपका नॉन फाइनाइट है। इसमें भी क्या होता है, यानी जो क्रिया होगी क्रिया के अंत में ना नहीं आएगा। ये जो क्रिया होगी इस क्रिया के अंत में क्या आएगा, नाने नी, इसमें भी यानी नानी ने यहाँ भी आएंगी। ठीक है, तो नानी को आप लोग याद रखिए क्योंकि यही इसमें ज्यादातर आएंगी। तो नानी ने, ठीक है, आता है। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें भी क्या होगा, जो आपके जिरंड होंगे उसमें नाने नहीं आएगा। तो जिरंड को बनाने का रूल क्या है, तो इसको पहले यहाँ पे लिख देते हैं ताकि एग्जाम्पल साथ में चलता रहेगा। तो जिरंड इक्वल यानी वर्ब, यानी जिस क्रिया में क्या आएगा, नाने नहीं आएगा। ठीक है, उस क्रिया को लिखेंगे और उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा इनका बनाने का रूल। तो ये हो गए रूल। ठीक है, इनका भी पहचान वही है कि क्रिया में नाने नी आता है, तो इसको भी वैसे बना सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं। ये भी आपके नाउन की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं, जैसे पढ़ना एक कला है। अब यहाँ पे एक चीज समझ लेते हैं। देखिए, यानी क्या होता है कि कभी कभी हम वर्ब जो होते हैं, वर्ब को एज ए सब्जेक्ट यूज कर लेते हैं। तो वर्ब को हम डायरेक्ट एज ए सब्जेक्ट यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि किसी क्रिया के कर्ता के रूप में सिर्फ नाउन या प्रोनाउन का यूज होता है, या किसी क्लास का प्रयोग होता है जो कि नाउन की तरह कार्य करते हैं। तो यहाँ पे कुल मिला जुला के आपको ये देखना है कि क्रिया के कर्ता के रूप में नाउन या प्रोनाउन होते हैं। तो आपको मैंने क्या बताया कि जो इन्फिनेटिव वर्ब या जिरंड होते हैं, यह तो होते क्या है, वर्ब होते हैं, लेकिन जब वाक्य में प्रयोग होते हैं तो यह नाउन की तरह कार्य करते हैं। तो जब किसी वर्ब को हमें क्या करना हो, एज ए सब्जेक्ट यूज करना हो, तो उस केस में हम उस वर्ब को इन्फिनेटिव या जिरंड में बदल लेते हैं, फिर उसको कर्ता के स्थान पे प्रयुक्त कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब इनका जो प्रॉपर्टीज होता है वह वर्ब का ना होकर नाउन का हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे पढ़ना एक कला है, तो पढ़ना क्रिया ऑलरेडी है। ठीक है, तो इसके साथ देखेंगे क्रिया में नानीनी है, तो पढ़ना का हम क्या लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे देखिए वर्ब प्लस आईएनजी, यानी क्रिया में नानी नी है, नाने नी है, तो हम जिरंड के रूप से भी बना सकते हैं, यानी रीडिंग कर लेंगे और इसमें, ठीक है, देखेंगे। तो रीडिंग के लिए हम लोग क्या किया, वर्ब, यानी जिस क्रिया में नाने नी आया है उस क्रिया में आईएनजी, यानी पढ़ना का रीड और उसमें आईएनजी कर लिए, तो यानी रीडिंग
इज एन आर्ट। तो रीडिंग इज एन आर्ट यानी पढ़ना एक कला है। ठीक है, तो देखिए अब यह क्या हुआ, एज ए सब्जेक्ट की तरह, क्यों, क्योंकि इसके बाद एक सहायक क्रिया आ गई है। तो अब क्रिया जब नॉन फाइनाइट में हो गई तो वह क्रिया जो है किस तरह से कार्य करने लगी, नाउन की तरह कार्य करने लगती है और उसको हम वाक्य में एज ए सब्जेक्ट प्रयुक्त कर लेते हैं। तो पढ़ना एक कला है यानी रीडिंग इज एन आर्ट। आप इस तरह से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत, तो अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे गाना एक कला है, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, सिंगिंग इज एन आर्ट। ठीक है, जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ, ये भी आपका क्या हो जाएगा, वॉकिंग में यानी वॉक में क्या हो गया, आईएनजी जुड़ गया। तो आईएनजी जोड़ने से वह नाउन की तरह कार्य करने लगता है। तो इस तरह से आप यानी किसी भी वाक्य को ट्रांसलेट कर सकते हैं, किसका प्रयोग करके, इंफिनिटिव या जिरंड का प्रयोग करके। तो इसमें एक एग्जांपल और लेते हैं। अब इसमें देखिए एक एग्जांपल आपका वाक्य पे लेते हैं, जैसे वह शेर देखना चाहता था, वह शेर देखना चाहता था। तो यह देखिए चाहता था कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। तो वह देखना चाहता था, सबसे पहले क्या हो जाएगा, यानी ही अब वांटेड, यानी क्रिया का सेकेंड फॉर्म आपको पता है वांट, तो ही वांटेड। अब क्या देखना, टू सी लायन। तो यहां देखिए क्रिया में ना लेनी आया है, तो हम क्या किए, टू सी का प्रयोग कर लिए, या यहीं पे आप सी का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्रिया में आईएनजी जोड़ के, ही वांटेड सीइंग लायन। तो इस तरह से यह रूल आपका हो गया, ऊपर वाला इंफिनिटिव का, नीचे वाला जिरंड का। तो दोनों में से किसी एक का प्रयोग करके बना लेते हैं, क्योंकि दोनों क्रिया में ना लेनी का अर्थ रखते हैं। तो ही वांटेड टू सी लायन, या इसको अगर जिरंड के रूप से बनाएंगे तो ही वांटेड सीइंग लायन। तो दोनों आपका करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमने इन्फिनिटिव और जिरंड को देख लिया। तो अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है कि आपको इन्फिनिटिव को कैसे पहचानना है, जिरंड को कैसे पहचानना है। दोनों का जो है पहचान सेम है, इन्फिनिटिव और जिरंड का, क्रिया में ना ने नहीं आता है। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे पार्टिसिपल, क्योंकि ये पार्टिसिपल काफी महत्वपूर्ण होता है। तो पार्टिसिपल पे चर्चा कर लेते हैं, जिसे हम कृदंत भी बोलते हैं। ठीक है, तो पार्टिसिपल कितने प्रकार का होता है, तो पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इन तीनों को अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले पार्टिसिपल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपने नॉन फाइनाइट के अंतर्गत इन्फिनिटी और जिरंड को देख लिया, वैसे ही आपको देखना है किसको, यानी पार्टिसिपल। तो चलिए हम देखेंगे पार्टिसिपल, और तीनों पार्टिसिपल एक साथ देखेंगे, ताकि पार्टिसिपल में आपको पहचानने में और उन्हें ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत ना हो। अलग अलग लिखेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, और तीनों एक साथ आपको दिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होता। पार्टिसिपल, तो देखिए पार्टिसिपल आपके कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार, तीनों को एक साथ लेके चलते हैं। तो पहला क्या है, आप यहां पे देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, और दूसरा आपका है पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा आपका है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये 3 पार्टिसिपल आपको देखने हैं।
तो यहाँ पे ध्यान देना है कि तीनों पार्टिसिपल की क्या पहचान है, सबसे पहले यह हम देखेंगे, क्योंकि पहचान ही सबसे इम्पोर्टेंट है। यानी आप जब तक इन्हें पहचानोगे नहीं, बनाने में आपको दिक्कत होगी। तो सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल को देखेंगे, यानी ये क्या होता है, वर्तमान कृदंत होता है। तो पार्टिसिपल में देखेंगे पहचान, कैसे इसको पहचानते हैं। तो जो यहाँ पे हम लिख देते हैं पहचान, ठीक है, ताकि इधर आपको एक तरफ लिख जाए पहचान। देखिए जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा उसमें क्या होगी, एक क्रिया दी गई होगी और क्रिया के जस्ट बाद हुआ, हुई या हुए दिया रहेगा। ठीक है, तो पहला पहचान यहाँ पे आप देख लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का कि क्रिया प्लस हुआ, हुई, हुए। यानी कैसे, यानी वाक्य में देखेंगे इनको कैसे पहचानेंगे। तो जैसे यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पहचान लेंगे आप लोग। जैसे वह रोते हुए आया। देखिए कह रहा है क्रिया दी होगी, क्रिया के बाद हुआ, हुई, हुए। तो यहाँ पे देखेंगे रोते यानी रोना क्रिया है और इसके जस्ट बाद क्या दिया हुआ है, हुआ, हुई, हुए में से कोई दिया है। तो आप बड़ी आसानी से पहचान लेंगे कि अगर किसी क्रिया के जस्ट बाद हुआ, हुई, हुए में से कोई आ जाता है तो वह क्या कहलाता है, पार्टिसिपल। और कौन सा पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। वह रोते हुए आया, वह हंसते हुए मर गया, ठीक है, वह खाते हुए जा रहा था। तो इस तरह से वाक्य में क्रिया के बाद हुआ, हुई, हुए आएंगे। तो यहाँ पे पहचान आपको क्लियर हो गया होगा कि हुआ, हुई, हुए। अब इसमें देखेंगे दूसरा, इसको बनाने का रूल जो है सेम, यानी जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल जो है वह कैसा है, यानी जिरंड की तरह। यानी जो क्रिया के बाद, यानी जिस क्रिया के बाद हुआ, हुई, हुए दिया होगा, यानी उस क्रिया में आपको आईएनजी जोड़ देना होता है। तो यह बनाने का रूल है, यह आपका क्या है, रूल है। चलिए अब दूसरा देखेंगे इसमें पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल भी सेम वैसे ही पहचाना जाता है जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल को पहचान रहे हैं, बस थोड़ा सा अंतर होता है। उसी अंतर को आपको देखना है कि अंतर क्या है। तो देखते हैं इसमें भी क्या दिया होगा, आपका वाक्य में क्रिया दी गई होगी और क्रिया के बाद क्या दिया गया होगा, हुआ, हुई या हुए, और प्लस इसके बाद एक नाउन दिया होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब यह नाउन जो है, इसी नाउन के बारे में यह क्रिया कुछ न कुछ कह रही होगी और यह पूरा मिलके जो होता है वह किसका, किस रूप में कार्य करते हैं, तो एडजेक्टिव के रूप में कार्य करते हैं। ध्यान रखना, किस रूप में कार्य करते हैं, एडजेक्टिव के रूप में कार्य करते हैं। चलिए इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं नाउन को, क्योंकि यहाँ नाउन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि नाउन यानी क्रिया के बाद हुआ, हुई, हुए और उसके बाद नाउन, और उसी नाउन के बारे में वह क्रिया बता रही होती है और यह मिलकर, यानी सभी मिलकर किसका कार्य करते हैं, एडजेक्टिव की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, यह जो है, यानी यह इसकी क्रिया की विशेषता एक तरह से कह सकते हैं बताने कार्य करता है। कौन, यानी यह क्रिया का, यानी यह नाउन जो है इसी नाउन के बारे में यानी इसकी विशेषता बताने कार्य करता है, एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। तो ये ध्यान रखना है। और यह क्या होते हैं, है यानी पास्ट पार्टिसिपल, यानी यह मेन वर्ब जो होता है उस मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको कि पास्ट पार्टिसिपल को कैसे पहचानेंगे। तो इसमें भी क्रिया के बाद हुआ, हुई, हुए और उसके बाद नाउन। चलिए एक वाक्य देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे वह टूटा हुआ पेन देखा। तो यहाँ पे देखिए टूटा हुआ पेन, तो टूटना क्या है, आपका क्रिया है यानी वर्ब है।
उसके बाद हुआ हुई हुए आ गया और उसके बाद एक पेन आ गया, यानी ये आ गया आपका नाउन। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, यानी इसी पेन के बारे में बता रहा है कि पेन कैसा, टूटा हुआ। तो यानी इस नाउन की यह एक तरह से विशेषता बता रहा है कि यह नाउन के बारे में बता रहा है, यानी विशेषता बता रहा है, तो यानी एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है, ये ध्यान रखना। तो वह टूटा हुआ पेन देखा, तो देखिए टूटा हुआ और प्लस नाउन, इसमें पास्ट पार्टिसिपल का पहचान आपको बताए थे क्या, कि क्रिया प्लस हुआ हुई हुए में से कोई एक और प्लस नाउन, और इसी नाउन के बारे में क्रिया बता रही है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, यानी पास्ट पार्टिसिपल को पहचान लेंगे। और इसके इसे बनाने का रूल भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो बनाने के रूल भी आप साथ में देखते रहे, पहचान। अभी वाक्य को अलग से हम लोग ट्रांसलेट करेंगे एक एक लेके, ठीक है। तो यहाँ पे बनाने का रूल क्या है, यानी जो क्रिया यहाँ पे दी है जिसके बाद हुआ हुई हुए आया है, यानी इस वर्ब को जो होगा यह वर्ब थर्ड फॉर्म में चला जाता है, और प्लस यह जो नाउन है वह नाउन आ जाता है, यानी उस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस नाउन। तो जैसे टूटा हुआ पेन तो ब्रोकन पेन, जैसे खोया हुआ पेन तो लोस्ट पेन, जैसे पका हुआ आम तो राइप मैंगो, जैसे आपका मरा हुआ शेर तो डाइड लायन। तो इस तरह से क्या होगा, यानी क्रिया जो होगा वह थर्ड फॉर्म में और उसके बाद नाउन का प्रयोग हुआ। अब तीसरा लास्ट देखते हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इस पार्टिसिपल की पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे, तो इन्हें भी देखते हैं। यानी जो क्रिया होगा, इस क्रिया के बाद, यानी क्रिया में कर या करके आता है, तो यानी इस क्रिया में क्या आएगा, कर या करके आएगा, तो ये ध्यान रखना है। तो जैसे इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, जैसे वह खाना खाकर घर गया। देखिए यहाँ पे खा मतलब खाना यानी क्रिया है और उसमें कर आ गया, खाकर, ठीक है। तो इस तरह से यानी ये भी खाकर और गया, ये भी वर्ब है आपका और ये भी वर्ब है, लेकिन इस क्रिया में कर आया है, तो कर आया तो क्या होगा, नॉन फाइनाइट, और नॉन फाइनाइट के अंतर्गत क्या होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो तीनों को पहचानना आपको आसान हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल में देखेंगे कि वाक्य में अगर कोई क्रिया है, क्रिया के बाद हुआ हुई हुए दिया है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, उसे बनाने के लिए वर्ब प्लस आईएनजी लगा देते हैं, यानी जिस क्रिया के बाद हुआ हुई हुए दिया है उसी क्रिया में आईएनजी जोड़ना होता है। पास्ट पार्टिसिपल यानी क्रिया प्लस हुआ हुई हुए प्लस नाउन, तो यहाँ ले देखिए सेम है, बस यहाँ पे नाउन बढ़ गया है और इसी नाउन के बारे में क्रिया कुछ न कुछ बता रही होती है, यानी कह सकते हैं कि इसके इस नाउन के एडजेक्टिव के रूप में, यानी उसकी विशेषता बताने के रूप में प्रयोग होता है। तो इस क्रिया का हम थर्ड फॉर्म और प्लस या नाउन का प्रयोग करते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल में देखेंगे तो जिस क्रिया में कर आया है वह क्रिया हो जाती है किसमें, यानी थर्ड फॉर्म में, यानी इस वर्ब को, यानी इस क्रिया को, जो यह वर्ब होगा यह वर्ब किसमें लिखा जाएगा, थर्ड फॉर्म में, यानी NV3। और इसके पहले हम हैविंग का प्रयोग करते हैं, किसका, हैविंग का, थोड़ा सा हैविंग प्लस क्रिया का थर्ड, तो यह ध्यान आपको देना है, यानी हैविंग प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म। अगर इसका कोई ऑब्जेक्ट है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से यानी नॉन फाइनाइट के तीनों यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, यानी जो पार्टिसिपल का भाग था इन्फिनिटिव और जेरेंड आपको पहले बताए, और नॉन फाइनाइट के अंतर्गत जो पार्टिसिपल था, इन तीनों पार्टिसिपल को मैंने पहचान और उन्हें बनाने के नियम यहाँ पे आपको बता दिए हैं। तो आप इन तीनों में से किसी न किसी एक का प्रयोग वाक्य में होगा और आप बड़े आसानी से उन्हें पहचान सकते हैं। कभी कभी एक से अधिक भी आ जाते हैं, तो उसमें आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना है, सब अपने अपने रूल से बनेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो अब चलिए
अब एग्जाम्पल्स लेके हम तीनों को समझेंगे, एक एक करके समझेंगे ताकि कौन सा पार्टिसिपल है और उसे कैसे बनाया जाएगा। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपने तीनों के पहचान देख लिए। तो एक बार मैं पुनः जल्दी जल्दी में आपको समझा देता हूं ताकि अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो वह दिक्कत दूर हो जाए। तो देखिए वाक्य में क्या हुआ, एक से अधिक क्रियाएं होंगी और एक ऐसी क्रिया होगी जिस क्रिया के बाद हुआ हुई हुए आएगा। तो उसी क्रिया को हम क्या कहेंगे, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। यानी उस क्रिया, वह क्रिया जो होगी पार्टिसिपल के रूप में प्रयुक्त होगी। और कौन सी पार्टिसिपल, प्रेजेंट। दूसरा पहचान से वैसे ही है, क्रिया के बाद हुआ हुई हुए प्लस नाउन आएगा। ठीक है, यानी वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं होंगी, एक फाइनाइट बाकी नॉन फाइनाइट होती है, आपको पहले बता चुके हैं। तो जो फाइनाइट होगी उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अकॉर्डिंग टू टेंस आप का रूप बदलती रहेंगी, अपना रूप बदलती रहेंगी और अकॉर्डिंग टू टेंस को हम प्रयोग करते हैं। लेकिन जो नॉन फाइनाइट के अंतर्गत आपके पार्टिसिपल आएंगे उसमें आपको ध्यान देना है कि क्रिया के बाद हुआ हुई हुए प्लस नाउन, और इस नाउन के बारे में अगर एक क्रिया कुछ बता रही है तो वो हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल। और यह मुख्यतः मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। इसे भी देख लेना, इसे जब बनाएंगे तो मेन वर्ब के जस्ट बाद इनको प्रयोग करते हैं। तो जिस क्रिया के बाद हुआ हुई हुए दिया है उस क्रिया को थर्ड फॉर्म में लिखेंगे और जो नाउन होगा उस नाउन को लिख लेंगे। ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल यानी क्रिया में कर या करके दिया होता है, तो जब क्रिया में कर या करके आएगा तो उस क्रिया का हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे, लेकिन उससे पहले किसका प्रयोग करेंगे, हैविंग का प्रयोग करेंगे। यह क्रिया तो इसके साथ ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। तो देखिए इसमें आपको ध्यान देना है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा वो वाक्य के लास्ट में बनाना है, यानी ट्रांसलेशन वाले पोर्शन में इसको सबसे अंत में लिखना है। पास्ट पार्टिसिपल में इसको किसके बाद लिखना है, यानी वर्ब के जस्ट बाद, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम जो होता है कि किसी क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है और कभी कभी यह किसी नाउन को क्वालिफाई करता है, यानी क्योंकि यह एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है तो यानी किसी सब्जेक्ट के पहले भी प्रयोग होता है। जैसे कहूँ थका हुआ आदमी घर गया, तो थका हुआ आदमी है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी टायर्ड मैन हो जाएगा, यानी थका हुआ आदमी। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि यह प्रयोग कहाँ पे हुआ है, यानी ऑब्जेक्ट के, यानी जो नाउन है या नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ तो उन्हीं के साथ ये भी प्रयोग होगा। कहने का मतलब क्या है, अगर यह नाउन उस वर्ब के यानी मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में है और इसके बारे में कुछ कहा गया तो दोनों मिलके ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल में यानी क्रिया में कर या करके आएगा, तो जैसे हुआ खाना खाकर, तो यहाँ पे क्या हुआ, जिस क्रिया में कर दिया होगा उसको थर्ड फॉर्म, लेकिन उससे पहले हैविंग का प्रयोग करना होता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल को वाक्य की शुरुआत में बनाते हैं और उसके बाद बाकी वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं। तो इसमें अब तीनों में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एक एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर समझते हैं। तो अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स लेते हैं, पार्टिसिपल से रिलेटेड एग्जाम्पल्स लेंगे ताकि आपके सारे कंफ्यूजन यहाँ पे अब दूर हो जाए। आपने रूल्स देख लिया, पहचानने का तरीका देख लिया, अब एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, जैसे वह हंसते हुए यहाँ आ रहा था। चलिए एक वाक्य है कि वह हंसते हुए यहाँ आ रहा था। तो यहाँ देखिए हंसते हुए, यानी हंसना क्या है, यानी क्रिया है और क्रिया के जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पे हुआ हुई हुए है। अब इसके बाद कोई नाउन नहीं है, तो अभी आपको बताया मैंने क्या कि जब किसी वाक्य में क्रिया के जस्ट बाद हुआ हुई हुए आएगा तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। तो हंसते हुए आपका क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यानी इस क्रिया में जब क्या करेंगे, इस वर्ब में आपको आईएनजी लगाना होगा और इसको वाक्य के अंत में लिखेंगे। तो सबसे पहले वह यहाँ आ रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यानी ही वाज, यानी टेंस के अनुसार आपको ट्रांसलेट करना है। और टेंस आप पढ़ चुके हैं, था थे थी पास्ट और आ रही कंटिन्यूअस, यानी पास्ट कंटिन्यूअस है। सबसे पहले सब्जेक्ट को ही वाज कमिंग हियर, अब इसमें हंसना का लॉफ
और लॉफ में आईएनजी जोड़ देंगे, लॉफिंग। तो हो जाए क्या, ही वॉज कमिंग हियर लॉफिंग, यानी वह हंसते हुए यहाँ आ रहा था। चलिए अगला देखते हैं, एक वाक्य और लेते हैं, उसको पहचानते हैं। वह जंगल में एक मरा हुआ शेर देखा। मरा हुआ जंगल में एक मरा हुआ शेर देखा। तो यहाँ पे देखिए, यानी वह जंगल में एक मरा हुआ शेर। तो यहाँ पे मरा यानी मरना क्या है, यानी एक क्रिया है, और क्रिया के जस्ट बाद यहाँ पे हुआ हुई, हुए में से कोई एक आया है, और प्लस शेर क्या है, नाउन है। तो आपको पहचान समझ में आ गया होगा कि जब क्या हुआ, क्रिया के बाद हुआ हुई हुए और नाउन, नाउन के बारे में क्रिया बता रही है कि शेर के बारे में क्या बता रहा है, शेर कैसा मरा हुआ, किसी के बारे में बता रहा है। इसका मतलब ये कौन सा पार्टिसिपल हो जाएगा, ये पूरा, तो यह पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। ठीक है, तो यह पास्ट पार्टिसिपल है। अब सबसे पहले वह जंगल में देखा, इतना ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद बचा हुआ जो है इस सबको ट्रांसलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे वाक्य को पहचानिए। देखा यानी पास्ट इंडिफिनिट है, बताए थे आपको पास्ट इंडिफिनिट का दूसरा पहचान, यानी क्रिया के अंत में या ये ई या का मात्रा। तो आ का मात्रा दिया हुआ है, तो यानी ही, अब क्रिया सेकंड फॉर्म में जाएगी, ही सा। अब क्या देखा, एक मरा हुआ शेर, क्योंकि यह देखो क्या देखा, एक मरा हुआ शेर इस मुख्य क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो ए, अब क्रिया मरना है, मरना का डाई, और डाई का थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, डाइड लायन। तो ही सा अ डाइड लायन। अब कहाँ पे, इन द फॉरेस्ट, कॉम्प्लीमेंट क्या है, इन द फॉरेस्ट। तो हो गया, ही सा अ डाइड लायन इन द फॉरेस्ट। तो वह क्या है, जंगल में एक मरा हुआ शेर देखा। तो देखिए, मरा हुआ यानी मरना का थर्ड फॉर्म, यानी क्रिया का थर्ड फॉर्म और प्लस नाउन, ये दोनों एक साथ मिल गए। ठीक है, जो कि आपको बनाने के रूल में बताए थे, जो क्रिया के बाद मरा मारे मरा क्रिया है आपका, तो मरा के बाद हुआ हुई हुए, तो इस क्रिया का हम कौन सा फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म, और प्लस यहाँ पे जो शेर आपका नाउन है वह नाउन लिखा गया है। तो उस रूल को फॉलो कर रहा है, यानी ME3 प्लस नाउन। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी पास्ट पार्टिसिपल के वाक्य को ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। वह खाना खाकर घर गया। वह खाना खाकर घर गया। तो यहाँ देखिए, खा कर यानी इस क्रिया में कर आ गया। तो आपको बताया है कि जिस क्रिया में कर आएगा वो को स पार्टिसिपल होगा, तो परफेक्ट पार्टिसिपल, यानी यही पहचान आपका, क्रिया में कर परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। अब इसका कोई ऑब्जेक्ट है, क्या खाकर, खाना, तो ये दोनों एक साथ आपके प्रयुक्त तो होंगे, क्योंकि यह वर्ब है तो अपने साथ कोई न कोई ऑब्जेक्ट भी लाता है। तो देखिए, सबसे पहले बताए थे कि जब परफेक्ट पार्टिसिपल होगा तो उसी को ट्रांसलेट करते हैं, और इसको बनाने का रूल आपको क्या बताए हैं कि हैविंग, और जिस क्रिया में कर दिया उसका थर्ड फॉर्म, तो खाना ईट, ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटेन, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, यानी हैविंग ईटेन फूड। अब कहाँ लगाएंगे, वह घर गया, तो ही पास्ट इंडेफिनिट वेंट टू हाउस। तो हैविंग ईटेन फूड ही वेंट टू हाउस। तो जो पास्ट पार्टिसिपल होगा, सॉरी परफेक्ट पार्टिसिपल होगा, उस परफेक्ट पार्टिसिपल को सबसे पहले बनाएंगे। तो यहाँ देखिए, हैविंग बताए हैं, और जिस क्रिया में कर आया उसका थर्ड फॉर्म। ठीक है, और उसके साथ
अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो उसको भी लिखते हैं। तो वह खाना खाकर घर गया, तो हैविंग ईटेन फूड ही वेंट टू हाउस। जैसे तुम किताब लेकर विद्यालय गए, तो हैविंग टेकन बुक यू वेंट टू स्कूल। ठीक है, जैसे वह शेर देखकर डर गया, तो हैविंग सीन द लायन ही अफ्रेड। तो इस तरह से क्या होगा कि इसमें देखते हैं कि एक कार्य क्या होता है, समाप्त होता है, और दूसरा कार्य फिर जारी होता है। ठीक है, तो जैसे वह खाना खाकर यानी खाना खाने का काम समाप्त किया और उसके बाद घर गया। ठीक है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होगा कि एक कार्य समाप्त होगा, दूसरा कार्य स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल तीनों के अलग अलग जो पहचान थे उसे मैंने आपको बताया, कैसे पहचानना है यह बताया, और उन्हें वाक्य में प्रयोग कैसे करना है, उनको ट्रांसलेट कैसे करना है, यह चीज़ें आपको मैंने बताया। तो इस पे अब क्या होगा कि जो आगे हम टेंस बचे हुए हैं उनको जब हम कंटिन्यू करेंगे तो उसमें इन तीनों को यानी आपके इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल तीनों को मिला के चलेंगे, ताकि उनके साथ साथ यानी टेंस के साथ साथ आपके नॉन फाइनाइट्स वर्ड जो वर्ड्स हैं उनका भी प्रयोग करने वाक्य में आ जाए, और टेंस समाप्त होते होते आप इनका भी प्रयोग अच्छी तरह से वाक्य में करने लगे। तो आपको अब कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार वीडियो को आराम से देखिएगा और उसमें जो भी चीज़ें बताई गई हैं उसके अकॉर्डिंग आप अगर करते हैं तो निश्चित रूप से आप अब नॉन फाइनाइट वर्ब बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो को आपको सबसे पहले मिले। इसके लिए आप बेल आइकन को भी दबा के रखिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास इसका नोटिफिकेशन जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।